अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अब हम ये देखेंगे जो सेकंड सिविल डिसोबीडियंस जो शुरू हुआ था, जो 2 साल तक चला था 1932 से 1934 तक। अब उसमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले तो थे हमारे रिच किसान थे ना, जो अमीर थे थोड़े, एक तो वो, फिर पुअर लोग जो गरीब लोग थे वो आए, और फिर ये जो व्यापारी होते, जो बिजनेसमैन होते हैं, एक वो थे, और चौथे थे हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, आइए निम्नलिखित स्लाइड्स में एक एक करके उन समूह के प्रत्येक बारे में विस्तार। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो रिच पीजेंट थे, ठीक है, जो संपन्न किसान थे, हो क्या रहा था, एक तो ये थे, एक पट्टीदार थे और एक जाट थे, यूपी, और ये कहाँ से थे, हमारे गुजरात से लोग थे। तो क्या हुआ, ये जो ये कमर्शियल क्रॉप्स बनाते थे ना, कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे, जैसे हमारे हो गए कॉटन वगैरह, क्या हुआ था उस टाइम ना, ये बहुत ज्यादा हिट हो गए थे। मतलब कि क्या हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा बिकाई नहीं हो रही थी, खत्म ही हो गया था, लोग इसकी मांग कर नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि 1929 में, ध्यान से सुनना ये बात और इसके बारे में आप खुद और पढ़ना, ठीक है। 1929 में एक हुआ था ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। अब ग्रेट डिप्रेशन क्या था, उसमें ट्रेड की दिक्कतें आना शुरू हो गई थी। ट्रेड में दिक्कतें मतलब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ जब ट्रेड करते हो ना, तो उसमें क्या हुआ था, दिक्कत, मांगी नहीं हो रही थी, लोग मांग नहीं रहे थे, बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लग गई थी। तो हुआ क्या था, अब सामान बिक नहीं रहे थे। अब कोई सामान बिक नहीं रहा है, जैसे समझो, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे समझो कोई एक पार्ले जी का बिस्किट है, ठीक है, अब वो पहले 100 रुपए का आता था, ठीक है, लेकिन अब उसकी कोई लोग मांग नहीं कर रहे, लोगों के पास पैसा नहीं है तो मांगेंगे कैसे, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, 100 रुपए के बिस्किट का, नहीं सॉरी, मैं बिस्किट का दाम यहाँ पे 5 रुपए रखती हूँ, ठीक है, 5 रुपए का बिस्किट आ रहा है, लोग मांग नहीं रहे, तो जब मांग नहीं होती तो हम क्या कर देते, प्राइस कम कर देते हैं। अब घटा दिया, पहले लोग 100 रुपए की मांग कर रहे थे, 100 बिस्किट की मांग कर रहे थे, लेकिन अब 50 की हो रही है। अब जब अगर आप 50 बनाओगे तो काम करने वाले लोगों को भी कम रखोगे, लोगों को फालतू में पैसा क्यों दोगे। तो यहाँ पे जहाँ पे पहले 15 लोग काम करते थे, आपने 10 लोगों को रखना शुरू कर दिया, तो इससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, बेरोजगारी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। तो इससे ये पूरा इफेक्ट हो गया सिस्टम। अब देखो, इन्होंने क्या लिखा है, पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट थे, आंदोलन में सक्रिय थे, निर्माता होने के नाते गिरती कीमतों से वो बहुत परेशान थे। तो इनकी मैंने परेशानी बता दी कि कीमत क्यों गिर रही थी, क्योंकि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, जिससे सामान वगैरह में बिकने में दिक्कत हो गई थी, एक पूरी साइकिल बन गई थी, कोई मांग नहीं रहा था, प्राइसेस भी कम हो गई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई, ठीक है। फिर 1929 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ, तो उनमें से बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से वो कर दिया। अब अगर बात करें गरीब किसान की, जब तुम्हारे अमीर किसान की इतनी दिक्कतें हो रही है, वो लोग परेशान हो गए इस चीज से, तो गरीब किसान क्या चीज है ना। तो अब उनके साथ क्या, इनसे जो ब्रिटिशर्स तो क्या, जो लैंड ओनर्स थे वो क्या, टैक्स मांग रहे थे, और इनके पास पैसा था नहीं टैक्स देने के लिए, देने के लिए था नहीं, तो ये बोल रहे थे कि रेंट माफ कर दो हमारा, ठीक है, हम नहीं दे पाएंगे। और इसमें ना ब्रिटिशर्स इनकी कोई मदद कर रही थी, ना कांग्रेस, तो कहीं से इनको मदद नहीं मिल रही थी। वे चाहते थे कि उन्हें, ये लोग क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट ले रहे थे, उनका कारण बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पे। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों का जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ कर दिया जाए, जो रेंट था। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया, जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों से के हाथों में था। तो एक ये चीज चल रही थी इन लोगों की, गरीब किसानों की। उसके बाद जो मैंने आपको बताया बिजनेसमैन, अब उनकी क्या ही प्रॉब्लम थी, उनकी प्रॉब्लम ये थी, इन्होंने हिस्सा क्यों लिया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ना इनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, ये लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, लेकिन ये क्या था, ये अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। भाई ब्रिटिशर्स ने बोला नहीं बढ़ाना, भाई हम क्यों चाहे तुम अमीर बनो, तो उन्होंने मना कर दिया। इसलिए उसका रेस्ट्रिक्शन, उसका मना करने के बाद इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस में भाग लेना शुरू किया। अब ये तो हमने इसका पढ़ा है, एक सेकंड इसके बारे में और पढ़ते हैं। कांग्रेस भाड़ा विरोधी, इन्होंने भाड़ा विरोधी मतलब नो रेंट कैंपेन, भाड़ा विरोधी मतलब नो रेंट कैंपेन आंदोलन को समर्थन देने में प्राय हिचकिचाहट थी, ये जो भी इनके बारे में बताया। उसके बाद आते हैं व्यवसायी वर्ग। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारी और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था, मैंने बताया ना, वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत अमीर हो गए थे,
और वे ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यवसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी और आयत में कमी होती थी। बेसिकली ब्रिटिशर्स उनको मना कर रहे थे, एक्सपैंड नहीं करने दे रहे थे, तो इसलिए इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लिया। उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एक व्यवसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस की स्थापना हुई। उन्होंने दो स्थापना करी थी, एक तो ये थी 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद, मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये अभी भी चलती है और बहुत फेमस है, FICCI जिसे हम बोले। तो अब इसको हेल्प किसने दी थी, मतलब कोई तो लोग होंगे ना जो सपोर्ट वगैरह देंगे। एक तो थे पुरुषोत्तम ठाकुर और दूसरे थे हमारे JD बिरला। इन लोगों ने इसको पैसे देकर, फाइनेंस देकर इन लोगों की क्या की, मदद करी। इधर लिखा हुआ है पुरुषोत्तम ठाकुर दास और JD बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, उद्योगपतियों ने आंदोलन को आर्थिक सहायता प्रदान करने में हेल्प करी और गोलमाल सम्मेलन की विफलता के बाद व्यवसायी संगठनों का उत्साह भी मठ प्रदर्शन किया। ठीक है, ये हुआ। फिर आते हैं हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर जो होते हैं औद्योगिक श्रमिक वर्ग। उन्होंने सवनीय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने ज्यादा हिस्सा नहीं लिया, बट उन्होंने थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन उनका भी था। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1931 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। इन्होंने ये सब चीजें, सिविल डिसोबीडियंस का पार्ट है उन्होंने। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यकाल में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवादी विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। तो एक ही इनका भी था, इनका ज्यादा पार्टिसिपेशन था नहीं। अब आगे हम महिलाओं की भी बात करेंगे। उन्होंने सवनीय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। हाँ, विमेन्स का बहुत बड़ा रोल था। जो श्रमिक वर्ग के रोल थे उन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, बट किया था नागपुर में। अब यहाँ पे महिलाओं का देखें तो उन्होंने नमक बनाया और जेल गए। शहरी इलाकों में उन्होंने ज्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं, मतलब वुमेन्स भी आई थी इस मूवमेंट में, हमें ये पता होना चाहिए। अब ये कुछ प्रश्न है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे भगत सिंह कहाँ से आते हैं। अब हुआ ये था कि बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा हो सकता है। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई, जिसके जो नेता थे वो क्या थे, हमारे भगत सिंह। इसके नेताओं में भगत सिंह और जतिन दास और अजय घोष शामिल थे। अब हुआ ये कि ये भगत सिंह और ये जतिन दास और ये जो लोग थे, ये आपस में आके इन्होंने एक संगठन शुरू करी जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए थी। उसके बाद क्या हुआ, भगत सिंह और भुट्टेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये सब चीजें करी और 23 साल की उम्र में भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दे दी गई। तो इनके साथ तो काफी बुरा हुआ था। अब हुआ ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, इसकी कुछ सीमाएं भी थी, कुछ कमियां, कुछ लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो कुछ क्या थी, इसकी लिमिटेशन थी। अब हुआ ये लिमिटेशन क्या थी, जो अनटचेबल लोग थे, जो अछूत लोग थे, उन्होंने बोला कि भाई हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, ये स्वराज जो लोग आप लोग कर रहे हो इससे हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, तो हम क्यों तुम लोगों का साथ दें। और गांधी जी ने उस समय एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि अगर हम अनटचेबल को अपने साथ लेकर नहीं चले तो अगले 100 वर्षों तक हम ये कभी जीत नहीं सकते। हम ये जो जंग लड़ रहे हैं ये कभी जीत नहीं सकते, इसलिए हमें अछूतों को साथ लेकर ये जंग जीतनी पड़ेगी। तो उन्होंने अछूतों को, जो दलित होते थे, उनको एक नाम दे दिया। उन्होंने उसको हरिजन नाम से बुलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि ईश्वर की संतान बताया, सन ऑफ गॉड बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मतलब कि उन्होंने उनको मंदिरों में भी एंट्री देना शुरू किया, तालाब कुएं में से पानी निकालना और भी अधिकार उन्होंने दिए। और क्या बोला गया, इन्होंने बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं को अलग अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे BR अम्बेडकर राव की बात करूं, जो बहुत ही अच्छे इंसान थे। अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो
क्या था, ये जो अछूत लोग थे, जो अनटचेबल्स थे, ये लोग जो बी आर अम्बेडकर थे ना, ये इनको सपोर्ट कर रहे थे। अब आज जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी, जिसमें ये था कि सबकी अपनी अलग अलग क्या होगी, अलग अलग लोग वोट देंगे, अलग अलग नेता बनेंगे। जो बी आर अम्बेडकर थे वो इसके साथ थे, मतलब वो चाहते थे कि ऐसा हो, वो चाहते थे कि दलित को अलग लीडर हो, उनको अलग वोट दिया जाए। लेकिन यहाँ क्या था, जो गांधी जी थे उन्हें समझ ब्रिटिशर्स की चाल समझ में आ रही थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स की चाल ये थी कि वो तो खुश हो रहे थे कि अगर दोनों में एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहता है, दूसरा नहीं चाहता, तो दोनों के बीच में क्या आ रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट। तो ब्रिटिशर्स खुश हो रहा था। यहाँ पे देखो, बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय के समस्याओं को अलग अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे, वो खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्देशना क्षेत्र की बात करी। ये सब वही है, ठीक है, जहाँ पे बी आर अम्बेडकर की हमने बात करी है। फिर क्या हुआ, जब ये हुआ तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक पूना पैक्ट साइन हुआ। पूना पैक्ट में ये था, ये बात बोली गई थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं बनेगा, लेकिन पार्लियामेंट में हम दलित लोगों के लिए एक अलग सी सीट रिजर्व कर देंगे, पार्लियामेंट में हमारे दलित भी बैठेंगे। अब वही मुसलमान लोग देखने लग गए कि यार अगर दलित लोगों को मिल रहे तो हमें भी मिलनी चाहिए, हमें भी पार्लियामेंट में सीट मिलनी चाहिए। और जो ब्रिटिशर्स थे इसको क्या कर रहे थे, और बढ़ावा दे रहे थे। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली। परिणाम स्वरूप सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे दलित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति नाम से माना जाने लगा, मतलब और को प्रांतीय एवं केंद्रीय विराद परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। वही बात मैंने आपको बताई। जब सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उस समय समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। अब यहाँ पे मुसलमानों को भी क्या चाहिए थी, सीट चाहिए थी। वही सारी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, मुस्लिम लीग के नेता में से एक जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों, मतलब बंगाल और पंजाब के जो मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व किया जाए, तो मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। मतलब कि क्या हुआ, ये ना मुस्लिम की जो सीट वाली मांग थी ना, जो ये जिन्ना ने मांग करी थी, वो मानी नहीं गई थी। तो प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू सभा में क्या है, ये M.R. जयकर ने ऐसे समझौते के लिए किया कि मुकदमा निंदा की बात हुई। तो मतलब इनको सीट मिलने की बात चल रही थी, लेकिन मिली नहीं थी। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचिका की जरूरत पर एक बार फिर जोर दिया। फिर से बात की गई उन चीजों के बारे में। माना जाता है कि बाद के सालों में पाकिस्तान के एक अलग राज्य की मांग के लिए जो आवाज उठी, उसका बौद्धिक औचित्य उनसे ही बयान किया जाता है। तो यही सब हुआ था। अब इसके आउटकम क्या निकले थे जब ये पूरा देश हो गया था, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी तक ये बात हुई थी कि उन दलित लोगों को तो सीटें मिल गई थी, लेकिन मुस्लिम लोगों की सीटें नहीं मिल रही थी, तो ये लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। ठीक है।